तो यह साजिश उस पार्टी की केंद्र की सरकार ने की है जिस पार्टी की सरकार उत्तराखंड में है। तो क्या 10 जनपद से साजिश हुई? अब नहीं अग्रवाल साहब, मैं मौन होकर सुनता हूं और मौन होकर सुनवाना चाहता हूं। ये अंताक्षरी नहीं ना ख्याल है, चर्चा है। क्या 7 RCR से साजिश हुई? 7 रेसकोर्स रोड से मनमोहन सिंह के स्तर पर साजिश है, या सोनिया जी के स्तर पर साजिश है, या मोंटेक सिंह आलूवालिया के स्तर पर, या जयंती नटराजन के स्तर पर? किसके स्तर पर साजिश है? आधार पर तय होना चाहिए। किसके स्तर पर साजिश है? ये इको सेंसिटिव जोन आधार पर तय हो। लगातार नहीं अग्रवाल साहब, या तो आप बोल लो तो मैं चुप हूं। जी 1.5 मिनट आपके पास है। जी बताइए, 1.5 मिनट फिर दे रहा हूं, बाकी बताइए। कुछ कहना चाहते हैं अग्रवाल साहब? मेधा पाटकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई तो फिर आप असली मुद्दे पर आ जाओ ना, आपदा पे आ जाओ। जी मेधा पाटकर साहिबा जुड़ गई हमारे साथ। मेधा पाटकर साहिबा, समाचार प्लस पर आपका स्वागत है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो लालची विकास है ये इस विनाश की शुरुआत है? और हमारे स्थानीय संपादक गोविंद पंत राजू कह रहे हैं कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये एक आखिरी अलार्म है, हमको अब जाग जाना चाहिए। और ये जो अनप्लान्ड जो विकास के नाम पर हम रेवड़ियां बांट रहे हैं, डूब क्षेत्र में कब्जा कर रहे हैं, पेड़ काटे डाल रहे हैं, अनप्लान्ड जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं अपने नेताओं के और अपने अधिकारियों के फायदे के लिए, जनता के हित को सामने रखकर, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये तो आपने बात कही दी, कुछ सवाल नहीं है आपका। हाँ। और ये जनता पूरी कह रही है। उत्तराखंड की जनता ने कई सारे प्रोजेक्ट्स के पब्लिक हियरिंग्स में अपनी बात जब रखी और ये कहा कि यहाँ तो पहाड़ धंस जाएंगे, ये मलबा नदी में जा रहा है, ये सिल्ट बढ़ रही है, उससे नदी का तल ऊपर उठा के बाढ़ बढ़ना ही संभव है, ये सब बातें उन्होंने कही। इतने बड़े बड़े सुरंगों से पूरे पहाड़ की मिट्टी ढीली कर दी, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। हाँ। पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन का प्रस्ताव जरूर दिया। हाँ। लेकिन दूसरी बाजू कई सारे प्रोजेक्ट्स को इन्होंने मंजूरी ही नहीं देनी चाहिए थी। हर बार संघर्ष करके, आंदोलन करके ही कहीं निगमानंद की तो मौत हो गई, पर और लोगों ने भी बहुत सारे आंदोलन किए, ग्रीन ट्राइब्यूनल में केसेस लगाई, तो कुछ 3 बांध रोक दिए गए। लेकिन एक एक करके 70 बिजली परियोजना, 500 से ऊपर छोटे बड़े बांध, ये सबका एकत्रित असर का कभी अभ्यास भी पर्यावरण मंत्रालय मानती नहीं है। ये क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट आप करके बताइए, तो ही हम लोग आगे की बात सोचेंगे। और जो रोकने चाहते हैं उनको ये विकास के विरोध में बोल रहे हैं। अब ये जो हुआ है, हजारों लोग न जाने जिंदा है कि मरे हुए हैं, ये कितनी बेबस बात है और कितनी इंसानियत के खिलाफ है। अब इसके दोषी किसको पकड़ेंगे, किसको जेल में जाएंगे, कौन हत्यारा साबित होगा? ये पूरा गिरोह है जो काम करता है और अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हित संबंधी लोग ही इस प्रकार के ठेके लेते हैं पर्यावरण को नष्ट करने के। जी बहुत धन्यवाद मेधा पाटकर साहिबा, बहुत शुक्रिया समाचार प्लस से बात करने के लिए। अमिताभ जी, मैं जयसिंह रावत साहब के पास जाना चाहता था, बहुत संक्षेप में छोटा सा एक सवाल, फिर मैं आगे बात बढ़ाऊंगा। रावत साहब, डीसिल्टिंग और खनन, अवैध खनन, क्या ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग हैं? नहीं अतुल, डिसिल्टिंग जो है ये खनन से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये असली मुद्दा में थोड़ा सा आप मेरे को टाइम देंगे। इस समय जो असली मुद्दे पर बात नहीं हो रही, आखिर केदारनाथ के ऊपर बासुकी ताल पर बादल क्यों फटता है? आखिर असी गंगा का जो सोर्स है डोडी ताल पर बादल क्यों फटता है? ये पर्यावरण के विशेषज्ञ ये नहीं कह रहे हैं कि जो आप जानते हैं हिमालय पर आप 100 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 मिलीमीटर बारिश कम हो जाती है। फिर भी इस तरह से ट्री लाइन है, उसके बाद शर्ब्स है, उसके बाद अल्पाइन है, फिर कोल्ड डिजर्ट है, उसके बाद परमानेंट स्नो लाइन है। आखिर इस बार जो बादल आया, जो मानसून गया, स्नो लाइन में क्यों गया? इस मुद्दे पर आपके पर्यावरणविद क्यों नहीं बात कर रहे हैं? और अगर ये बात हुई तो आप समझिए वहां जो उसमें बासुकी ताल पर बासुकी ताल 4000 मीटर पर है और इसका मतलब है मानसून कम से कम 5000 मीटर तक गया होगा, जो कि आज तक कभी नहीं गया। तो ये पहली बार जो चीजें हो रही हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया था, हमने अलकनंदा की बाढ़ देखी, भागीरथी की भी बाढ़ देखी, गोविंद भाई वहां पर हैं,
लेकिन ऐसा एक साथ टोन से लेके काली तक सारी नदियों में उफान पहली बार देखा है। वो इसलिए हुआ क्योंकि बादल जो मानसून है, पहले ये होता दिल्ली में आता था, एक बार दिन में देहरादून पहुंचता था, धीरे धीरे पहाड़ों पर चढ़ता था। इस बार क्यों वो गोली की माफिक सीधे जाके उसमें केदारनाथ की खोपड़ी पर बरस पड़ा, क्यों डोडी ताल में, क्यों एक साथ अभी पंजी आ रहे हैं, वहां से मुंशियारी से आ रहे हैं, ये सारे उत्तराखंड में एक साथ क्यों आ गया? उसका टिहरी बांध से क्या लेना देना, उसका श्रीनगर के बांध से क्या लेना देना, उसका मैं सहमत हूं। वो ठीक बात है कि जो विकास की जो लालसा की वजह से जो अंधाधुंध बिल्डिंग बन रही है, जो नदी किनारे इंक्रोचमेंट हो रहा, नदी अपना कोर्स कर रही है, वो आप जो कह रहे हैं वो सहमत हैं। लेकिन इस बात पर हमारे पर्यावरणविद क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस बार इतनी ऊंचाई पर मानसून कैसे चढ़ गया? आप जानते हैं कि मानसून क्यों, यहाँ की हाइड्रोलॉजी पर कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा? आखिर केदार वैली में ही हमेशा क्यों बादल फटता है? क्योंकि बादल मानसून यहाँ से जाता, टकराता है, ऊपर पास नहीं कर पाता, तो वहीं पर जाके एक साथ बरस जाता है। तो जितनी घाटियां अस्सी गंगा में पिछले साल हुआ, फिर इस साल भी वही हो गया। केदार घाटी में हर साल होता है, आप देख रहे होंगे। 98 जब मालपा में हुआ था, उसके बाद हर साल वहां कोई ना कोई आपदा आ रही। इन चीजों पर क्यों नहीं बहस हो रही है? अच्छा, ये कहते हैं मौसम विभाग वाले कहते हैं साहब कि दिल्ली आने वाला, केरल आ गया है, ये होना। जब इन्हें मालूम था, इन्होंने विंड वेलोसिटी उसकी बादल की मानसून की विंड वेलोसिटी क्यों नहीं देखी? इन्हें मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना न्यूटन का सिद्धांत क्या है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। कोई चीज जितनी तेजी से फेंकी जाएगी उतनी दूर तक जाती है। आप देखते हैं तीसरी मंजिल तक जब पानी नहीं जाता है तो मोटर लगा के वो प्रेशर डाला जाता है। इतने प्रेशर से इस समय मानसून आया कि वो सीधे जाके उसके ऊपर केदारनाथ से भी ऊपर गांधी सरोवर 4000 मीटर से भी ऊपर 5000 मीटर पर चढ़ गया, परमानेंट इसके स्नो लाइन में चला गया। इसके जो स्नाउट होते हैं सीधा ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर पर जाके हिट कर गया, हर ग्लेशियर को गंगोत्री पर हिट कर गया, मिलम पर हिट कर गया, आपके पिंडारी ग्लेशियर पर हिट कर गया, सीधे ग्लेशियर्स पे जाके हिट किया है। इस बार मैं कह रहा हूं, मैं छोटा मोटा आदमी हूं, इन विशेषज्ञों से आपसे ये भी तो पूछना चाहिए। तो दूसरा मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि हमारे यहाँ इसमें पहली बार इतनी असाधारण अपेक्षित आपदा ये आई, जिस तरह सुनामी आई थी, उसी तरह इसकी भी कभी कल्पना नहीं की जाती थी कि इतने एक साथ पूरे साथ हो जाएगा। हजारों लोगों का पता नहीं मर गए क्या है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते। कई जगह खाना नहीं पहुंच रहा है। बद्रीनाथ में सुना आपने राशन तो डाल दी, लेकिन वहां मिट्टी तेल नहीं जा रहा है, वहां गैस नहीं जा पा रही है, क्योंकि हवाई जहाज गैस और ये ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, एक्सप्लोसिव चीज ट्रांसपोर्ट नहीं करता, वो कैसे खाना पकाएंगे। जहां तहां कुछ बीमार है, कुछ लोग जंगलों में भटक गए, जान बचाने के लिए वहां चले गए हैं। तो वो स्थिति है। केदारनाथ के ऊपर बाढ़ आना के अपने आप में चर्चा का विषय है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, पर्यावरण हम पिछले 4 दिनों से इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। रावत जी, हम पिछले 4 दिनों से इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करें, इसलिए आज हमने एक नया एंगल लेकर आए थे। चलिए, चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। प्रकाश पंत साहब, मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में अपनी बात को आप अगर कंक्लूड करना चाहें, प्लीज। मैं केवल एक ही निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा जी, कि उत्तराखंड राज्य की जनता ने, जनमानस ने इस पर्यावरण के संरक्षण को आत्मसात किया है और अनवरत अनेकों वर्षों से हम इसके पर्यावरण के संरक्षण का काम कर रहे हैं। हाँ। विगत वर्षों से, जब से 1980 का वन संरक्षण अधिनियम आया है, हमें जानबूझ करके उस पर्यावरण के संरक्षण से दूर करने की साजिश की गई है। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या 3 करोड़ के लगभग है, हमारी आबादी 1 करोड़ है। उन पर्यटकों को अवस्थापना सुविधा उपलब्ध करानी पड़ेंगी। उसको किस प्रकार से हम बेहतर तरीके से करा पाए, ये हमारे लिए एक नए एंगल से सोचने का विषय है। हाँ। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस पर्यावरण के नाम पर जो हमारे ऊपर एक तरह से हमारे ऊपर बंदिश लगाई जाएगी, तो उसका परिणाम ये होगा कि हमारे यहाँ से पलायन बढ़ेगा। मैं केवल एक विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ। हाँ। कि हम जो पूरे विश्व के पर्यावरण के संरक्षण का काम कर रहे हैं और जो हमारे ऊपर समय समय पर ये आरोप लगते हैं कि हम विकास नहीं विनाश कर रहे हैं, तो हमें उसके एवज में कुछ न कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि हम भी इस भारतवर्ष के निवासी हैं, ये कहने का हक हमें भी। जी, अग्रवाल साहब, बहुत संक्षेप में, सिर्फ 1 मिनट से भी कम वक्त में आप प्लीज अपनी बात कहिए।
मैंने तो आपने मुझे 5 मिनट दिए थे, उसमें मैंने पूरी बात कह दी जी। उसके अलावा मात्र इतना कहूंगा कि संतुलित विकास और पर्यावरण की रक्षा, जिसके पक्षधर हम लोग हमेशा रहे, आज भी हैं। जहां तक बांधों की बात है, कितने बांध बने, कहां बने, कैसे बने, इस पे मैं समझता हूं चर्चा होनी चाहिए। मौसम वैज्ञानिकों की राय ली जानी चाहिए, इंजीनियरों की राय ली जानी चाहिए, जो सही मायनों में पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, उनकी राय ली जानी चाहिए। और तब हमें भावी योजनाएं बनानी चाहिए। जी। लाखों टूरिस्ट आता है, हमारी सीमाओं की सुरक्षा है, चीन का बॉर्डर हमारे साथ लगा हुआ है। यदि हम सारा विकास रोक देंगे तो निश्चित जानिए कि गांव के गांव खाली हो जाएंगे और सब लोग शहरों में बसेंगे। ठीक है, गोविंद पंत राजू साहब, फाइनल कमेंट प्लीज। जो शुरू में अग्रवाल साहब ने अपनी बात कही थी कि वो 1 करोड़ जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उस नाते जो उन्होंने अपनी बात कही थी, मुझे लगता है वो शायद उस 1 करोड़ जनता में उन लोगों को भूल गए जो लोग उत्तराखंड में कम से कम 100 से ज्यादा छोटे बड़े बांध और बिजली परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं, और उनको जेल जाना पड़ता है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। और इसी उत्तराखंड में पर्यावरण को लेकर चिपको जैसा आंदोलन पैदा हुआ, और चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जैसे बड़े नेता पैदा हुए, गौरा देवी जैसी महिला पैदा हुई, जिन्होंने जनता से जो पर्यावरण का मुद्दा है उसको जोड़ने की कोशिश की और जनता का मुद्दा बनाकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। आज भी उत्तराखंड के विकास में जिस तरह का भी विकास हो, उसमें स्थानीय जनता की भागीदारी होनी चाहिए, उसे शामिल किया जाना चाहिए। अमिताभ जी, देखिए, अजब बहस को दूसरे तरफ मोड़ दिया गया। बहस को यूं खड़ा कर दिया गया कि जो आदमी हिमालय की रक्षा की बात कर रहा है, सुरक्षा की बात कर रहा है, जल जंगल जमीन की हिफाजत की बात कर रहा है, भ्रष्टाचार का प्रवेश वहां नहीं हो इसकी बात कर रहा है, वो मानो उत्तराखंड के 1 करोड़ लोगों के हितों के खिलाफ खड़ा है। और हित के पहरेदार कौन, चौकीदार कौन? 12 साल में जो हुकूमतों में रहे, उन्होंने कहा जी हम पहरेदार हैं, हम सब जानते हैं, हमको बताओ नहीं। और हम सब जानते हैं पर्यावरण का संतुलन। लेकिन मैं पूछता हूं, रूस की कंपनी आती है, वो पर्यावरण का संतुलन 2 मिनट में साध के वापस चली जाती है एमओयू साइन करके। हमको नहीं दिखता क्या? हमको दिखता है ना क्या हो रहा है, हमको दिखता है कहां कहां क्या क्या खेल हो रहा है, और सब कुछ उस भोली निरीह गरीब जनता के नाम पर। यह सबसे बड़ा विचित्र राग। 500 छोटे बड़े बांध चाहिए क्या आपको? 70 बिजली परियोजनाएं चाहिए क्या? दुनिया भर में हर विशेषज्ञ उसके विरुद्ध राय दे रहा है। आपको चाहिए उसमें खेल करना है, बांटनी है परियोजनाएं। कैसे परियोजनाएं बटी थी? प्रकाश भाई एक बहस में शायद हमारे साथ थे जब हमने उसका कच्चा चिट्ठा खोला था। कैसे ठेके दिए गए, कैसे कैसे दिए गए। शराब बनाने वाले को बिजली बनाने के लिए बुला लिया चंडीगढ़ से, बोले आ जाओ हमारे यहां लूट का माल है, बिजली बनाओ। हुआ था ऐसा। ये वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर छोड़ दो, हमको बताओ नहीं, हम जानते हैं जल जंगल जमीन की हिफाजत हजारों साल से कर रहे हैं। वाह, हजारों साल से आप ये नहीं करते थे। जब आप पर्यावरण के साथ तादाद में रखते थे तो पर्यावरण आपकी सुरक्षा की गारंटी देती थी प्रकृति। आपने गंगा को बाधित कर दिया, नदियों को बाधित कर दिया, कॉलोनियां काट दी, पैसा कमा लिया, क्या क्या नहीं किया मुझे बताइए। और जरा सी बात हो तो सब लोग उस गरीब जनता की ढाल लेके खड़े हो जाते, बोलते हैं अब हिम्मत हो तो इसके आगे बोल के दिखाओ, हम तो आपको बता देंगे कि आप विकास विरोधी हैं जी। गोविंद पंत राजू ने बड़ी अच्छी बात कही थी। ये जो चेतावनी है, इस चेतावनी की ध्वनि को समझिए। यह चेतावनी उत्तराखंड के अस्तित्व की चेतावनी है। फिर किसको ठेका दोगे? कौन बिजली बनाएगा, कौन क्या करेगा? यहां किसकी कॉलोनी काटोगे? 22,000 आदमी मरने की सूचना आ रही है, पुष्ट नहीं हुई अभी। 22,000 सुरेंद्र भाई, 22,000 और हजारों लापता हो गए। इतना बड़ा अत्याचार कभी उत्तराखंड की भूमि ने देखी नहीं इतिहास में। छोटी चेतावनी है, फिर कहां विकास करेंगे, कहां झंडा गाड़ेंगे, कहां चुनाव लड़ेंगे, कहां नारा लगाएंगे? मेधा पाटेकर कहें गलत, सुनीता नारायण कहें गलत, राजेंद्र सिंह कहें गलत, सब गलत। सही कौन? जो सरकार में वही सही, वही जान रहा है सत्य क्या है। वो गौतम बुद्ध हो गया, जो सरकार में आता है वो गौतम बुद्ध हो जाता है। वही जानता है जल जंगल जमीन की हिफाजत कैसे होगी जी। जिनका उत्तराखंड से पूरा वास्ता नहीं, वो लोग ये दावा करते हैं कि हमसे बेहतर उत्तराखंड कौन जानता है, हम जल जंगल जमीन को जानते हैं।
मैं नामों की बहस में नहीं पढ़ूंगा अभी। जो पैराशूट से उत्तराखंड में छोड़े जिनको गए, उत्तराखंड की समझ नहीं, वो दावा करते हैं कि हमको कोई सुंदरलाल बहुगुणा नहीं समझाए, हमको कोई चंडीदत्त नहीं समझाए, कोई मेधा पाटेकर नहीं समझाए, जिनका जीवन बीत गया था जमीन पर संघर्ष करते हुए। ये दंभ, ये मानसिकता, और सबसे बड़ी बात, आपने ऐसा हथियार हाथ में ले लिया कि जो आपकी बात को काटे उसको कह दो ये जनता के विरोध में खड़ा है। जी जनता कहां है?